फॉलो करें। दोस्तों, मैं अरसा दराज से बता रहा हूँ कि इमरान खान के घर में इत्तेफाक नहीं है। उनके घर में मसले मसाइल चल रहे हैं। टिपिकली मसले मसाइल हैं जो तकरीबन 90% या 80% हर घर में ही होते हैं। बीवी और बहन, बीवी और बहनें बहनें जो हैं उनकी आपस में चाहे ना भी लगती हो ना, वो भाई की बीवी के खिलाफ ऐसे मुतहिद हो जाती हैं ना कि बस छड़ गला दो। चले, छोटे मोटे मसले मसाइल तो होते रहते हैं, लेकिन इमरान खान के घर में बड़े मसाइल हैं। इमरान खान के घर पे पार्टी की क़यादत का मसला है, दौलत जो बनाई हुई है उसको कैसे समेटना है उसके मसले मसाइल हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब नाअहल हुए थे, पार्टी चेयरमैनशिप का मसला चल रहा था, तब ही बता दिया था कि पिंकी पीरनी किसी सूरत नहीं चाहती कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो चेयरमैन बने, और इमरान खान की बहनें भी नहीं चाहती कि बुशरा बीबी के हाथ में कंट्रोल आ जाए। अब ये लड़ाई चल रही थी कि जो चेयरमैनशिप है ना वो सियासत बढ़ गई जितों निकली खलो के, हाँ जी, और इमरान खान जिथे रहे मर्जी। लेकिन ये जो जिद्दें हैं ना, ये चल रही थी साथ साथ। बहनें क्या चाहती थी कि किसी भी तरह से शाह महमूद कुरैशी जो है वो ना सामने आए, उसके हाथ में कंट्रोल ना आए। और बुशरा बीबी तो डेफिनेट, मतलब बुशरा बीबी शाह महमूद कुरैशी नहीं चाहती थी, और बहनें जो हैं वो बुशरा बीबी नहीं चाहती थी। इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते गए। आज वो दिन आ गया कि वो खुलकर सामने आ गया। ज़मान पार्क से खतरनाक ऑडियो लीक हुई है, बल्कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ उसने बदतमीजी की है। मैंने हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा कि बदतमीजी करी आप। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल, जिसमें पिंकी पीरनी इमरान खान के लतीफ खोसा से टेलीफोन पर बात कर रही हैं। इस गुफ्तगू में पिंकी पीरनी इमरान खान की बहनों के खिलाफ बातचीत कर रही हैं, और गुफ्तगू से पता चल रहा है कि इमरान खान की बहनों को पिंकी से शदीद इख्तलाफ है। ये ऑडियो आप लोगों ने सुन ली है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वो आपस में दोनों कैसे हैं, और वो कह रही है मैं तो केस खोसा साहब को दूंगी, आपने जो करना है कर लें। और वो उसमें फिर बाकी जो किस्से कहानियां हैं वो भी आप लोगों ने ट्विटर पर भी सुन ली, सोशल मीडिया पे भी सुन ली, यूट्यूब पर भी लगाई है, वहां पे भी आपने वो ऑडियो लीक सुन ली है। इसमें भी कोशिश करेंगे कि आपको सुना दें। अच्छा, बल्कि तीनों बहनें ये इख्तलाफ रखती हैं कि पिंकी इमरान खान के केस को दुरुस्त अंदाज में लेकर नहीं चल रही, इसलिए वो लतीफ खोसा के चैम्बर्स में गई, इनसे लड़ी। आपने हमसे पूछे बगैर दरखास्त में जहर खाने का जिक्र क्यों किया? यानी ये जिक्र किया इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। अब साबित हो गया है कि जितने भी खराफाती आइडियाज हैं, इंतशारी आइडियाज हैं, ये सारे के सारे पिंकी पीरनी के अंदर से निकलते हैं। इससे बड़ा और एहतराज ज़हनी क्या हो सकता है कि वो अपने जो बच्चों और शोहर को छोड़कर इमरान खान की, मतलब इससे बड़ा और आइडिया, इससे बड़ी और क्या हो सकती है? जो वो ये कर सकती हैं तो बाकी सारी तो बहुत छोटी चीजें हैं। उनका तो फिर मेरे ख्याल में कोई ऐसा मतलब रोला ही नहीं है ना। अगर वो ये कर सकती हैं तो बाकी पीछे क्या रह जाता है? सब चीजों की जो मास्टरमाइंड है ना वो बुशरा बीबी है। खैर, ऑडियो लीक से पता चल रहा है कि इमरान खान की बहनें ही वजह बनी बुशरा बीबी को पार्टी चेयरमैन नहीं बनाने दिया गया। वरना इमरान खान साहब जब बुशरा बीबी के बगैर नहीं हिल सकते, उन्होंने जनरल बाजवा से दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन बुशरा बीबी के हुक्म के खिलाफ नहीं गए और उस्मान बुजदार को नहीं हटाया।
اور اگر وہ شاید کسی جگہ پہ اپنے باس کہتے تھے نا عمران خان باجوہ صاحب کو، کہ اپنے باس کی بات مان لیتے اور ان کو ہٹا دیتے بزدار صاحب کو، تو شاید معاملات تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن بشرا بی بی کا حکم تھا کہ بزدار کہیں نہیں جائے گا، اور آج بشرا بی بی کے حکم عدولی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. اب خود دیکھ لیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. پنکی کی پوری چال تھی کہ پارٹی کی چیئرمین شپ پر قبضہ ہو جائے، اس لیے عمران خان چیئرمین شپ کے لیے ایک دوسرا عثمان بزدار ڈھونڈ کے لائے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے. آپ کی پارٹی میں لوگ کب سے آپ کے ساتھ ہیں اور ان کا حق ہے، اور انہوں نے سیاست کی ہے، اور وہ سیاست دان ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ ایک بندے کو اٹھنا بیٹھنا جانتے ہیں. اور آپ ایک وکیل کو لے کے آئے ہیں جو اعتزاز حسن صاحب، اب سمجھ لگی کہ اعتزاز حسن صاحب کیوں عمران خان کے ساتھ تھے. اب اگر یہ کہا جائے نا کہ اعتزاز حسن بن گئے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، تو غلط نہیں ہوگا. اب اگلی فکر کریں، اعتزاز صاحب کا گھر بھی عمران خان کے ساتھ ہے زمان پارک میں، وہ گھر پر بھی قبضہ کرنے والے ہیں. انہوں نے چیئرمین شپ پہ تو قبضہ کر لیا نا، جونیئر ہے نا، انہی کے پاس کام کرتا تھا نا یہ جو جس گوور صاحب جو ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی بڑا واضح ہے. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر پنکی پینی نے علیمہ خان کے خلاف باقاعدہ مظاہرہ کیا، جس میں نعرے لگے تھے کہ بشرا بی بی کو چیئرمین بناؤ، چیئرمین کیسا ہوگا بشرا بی بی جیسا ہوگا. یہ نعرے تھے جو ہم نے وہاں پر سنے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان نون سے شین نکالا کرتا تھا. وہ دونوں بھائی آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں کل، لیکن عمران خان کا اپنا گھر اور پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو چکے ہیں. دوستوں ایک اور گرما گرم خبر آئی ہے. خبر گرما گرم ضرور ہے لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں آئی. اس کا ذکر ہم اس سے پہلے اپنے وی لوگ میں کر چکے ہیں. لاہور سے کسی خاتون کا انٹرویو آنے والا ہے. اس خاتون کا جو شوہر ہے وہ بہت مشہور ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس خاتون کی زندگی بھی عمران نے خاور مانی کی طرح ہی تباہ کی تھی. بلکہ آپ لوگ حاجرہ جو خان ہے ان کی کتاب بھی بھول جائیں گے. اس خاتون سے متعلق بتایا جاتا ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، انٹرویو بھی آن لائن ہی کسی کو دیں گی. اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہی سے ہی کثر تباہ ہو جائے گی. یہ منیب صاحب نے وی لوگ کیا ہے، اپنے وی لوگ میں انہوں نے یہ خبر دی ہے. اب ڈیفینیٹ اگر انہوں نے خبر دی ہے تو وہ پھر انٹرویو بھی وہی کر رہے ہوں گے. وہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں 90% جو مجھے لگتا ہے وہ لاہور کی ہیں، مشہور شخصیات کی بیوی ہیں. ماضی میں عمران خان صاحب کی وجہ سے گھر برباد ہوا ہے تو وہ عمران خان کے بیسٹ فرینڈ تھے. یوسف سلی کی اہلیہ کا انٹرویو ہو سکتا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کے کرتوت بتائے تھے، کس طرح اس کی زندگی خراب کی تھی، گھر اجاڑا تھا. ممکن ہے اسی طرح کا کوئی اور یا اسی قسم میں، مجھے لگتا ہے 90% یہ وہی خاتون ہوں گی. وہ بتائیں گی کیسے عمران خان صاحب نے ان کو ایک ریسٹورنٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا اور اس کے بعد ان کی زندگی برباد کرنے کے لیے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور پھر وہ ان کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا. پھر وہ بتاتی ہیں کیسے عمران خان صاحب اپنے ساتھ لڑکیاں لے کے آتی تھی اور ملازموں سے کہتے تھے کہ بستر لگا دو، کمرے ریڈی کر دو، اس طرف کوئی نہ آئے. اور یوسف سلی صاحب ان کے ساتھ دوسری عورتیں لے کر کیا کیا کرتے تھے، کہاں کہاں جاتے تھے، کیا سیریں کرتے تھے. یہ چیزیں وہ ساری کھل کے سامنے آنے والی ہیں. اس کا کچھ فائدہ کسی کو ہو نہ ہو، نقصان ہو نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب پر ہر گزرے دن کے ساتھ ان کا جو ماضی ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. اب وہ خود بھی نہیں چھوڑ رہے ماضی کا پیچھا. اگر ماضی کا پیچھا انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا تو میرے خیال میں یہ بشرا بی بی والا کانڈ جو ہے یہ نہ کرتے. یہ بھی ان کا ماضی ہی ہے، کیونکہ جیسے وہ تھے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو عادتیں ہیں وہ کبھی نہیں بدل سکتی. تو خان صاحب کی عادتیں جو 1979-81 میں تھی زینت امان والی، وہی آتے ہیں ان کی 2018-17 میں بھی رہی ہیں جب انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کیا تھا. تو یہ خان صاحب کی ہیبٹس ہیں، اس کو کسی بھی طرح سے آپ کہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتی. جیسے جیسے سازشی ججوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کا دم گھٹ رہا ہے. مظاہر نقوی اپنے خلاف دوسرے شو کاز نوٹس کو بھی چیلنج کر دیا ہے، درخواست کی ہے کہ کھلی عدالت میں سماعت کریں. بڑی اچھی بات ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کھلی عدالت میں ہوتا کہ دنیا سنے سچا کون تو جھوٹا کون. ہم بھی یہ دیکھیں کہ جو نقوی صاحب ہیں وہ اب بتائیں کہ انہوں نے اپنی دولت کہاں سے لی، اربوں خربوں کہاں لے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ جواب دیں کہ جو پرویز لئی صاحب سے ان کی گفتگو ہے کیا ہے. پھر ہم بھی دیکھیں کہ یہ جو ٹرک ہے نقوی صاحب کے گھر پہنچ گئے، یہ کون سے ٹرک ہیں، کس چیز کے ٹرک ہیں، بجری کے ٹرک ہیں، سیمنٹ کے ٹرک ہیں. ہمیں بھی تو پتہ لگے نا. آنے والے دنوں میں شاید یہ لائیو اگر جائے دنیا دیکھے تو ہم بھی دیکھیں گے. پہلے شو کا اس پر تو اعتراض مسترد ہو گیا تھا، دوسرے پر بھی مسترد ہو جائے گا، لیکن ظاہر نقوی کی جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی. اطلاعات یہی ہیں، مصروف نے آخری آپشن میں استعفیٰ لکھ کر رکھا ہے، کیونکہ اگر یوں فارغ ہو گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، دولت بھی نہیں ملے گی، لیکن استعفیٰ مراعات سمیت بہت کچھ بچا سکتا ہے. دوسری جناب آپ دیکھیں پاناما ججوں کے فیصلے سر عام ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن وہ تاحال آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاناما میں منیٹری جج کا کردار ادا کرنے والے جسٹس اعجاز الحسن تاحال سپریم کورٹ کے جج ہیں.
जिस तरह कल हाई कोर्ट में पनामा जजों की 2 नंबरी पकड़ी गई है, मेरा मशवरा है कि नवाज शरीफ केस से फारिग होकर इजाजुल हसन के खिलाफ बाकायदा रेफरेंस करें। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं करे तो शायद मैं कर दूंगा, शायद आप कर देंगे। इसलिए कर देंगे कि उसमें नुकसान नवाज शरीफ का बहुत हुआ है, उनके खानदान का नुकसान बहुत हुआ है। उन्होंने अपनी इसमें अपनी बीमार बेगम जो अल्लाह को प्यारी हो गई, उनकी माँ वो अपने बच्चों से दूर रही, अपने दोतरे पोतरों से दूर रही। मरियम नवाज ने जो तकलीफें, उनकी फैमिली की तकलीफें अपनी जगह पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक अजीम कायद ने जो तकलीफें दी, असल तकलीफ जिसका दुख और दर्द आपको है ना, वो शायद आपको मियाँ साहब की तकलीफ का अंदाजा ना हो, लेकिन ये जो आप 5 रुपए 90 पैसे वाला यूनिट अभी 60-70 रुपए में दे रहे हैं ना, ये तकलीफ आपको हो रही है। और फिर ये जो आपकी नौकरी नहीं रही ना, इसकी तकलीफ तो आपको हो रही है ना। तो आपको उन जजों के खिलाफ बाहर निकलना चाहिए, अदालतों में जाके उनके खिलाफ केस करने चाहिए। ये दहशतगर्द जो फिर सर उठा रही है ना, ये आपको तकलीफ दे रही है। आपको जाना चाहिए इस जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मांगने के लिए, पाकिस्तान के लिए इंसाफ मांगने के लिए आपको जाना चाहिए। हमें लग रहा था कि मियाँ साहब जैसे ही टनोर दूसरा शुरू होगा, सखर से लेके हैदराबाद तक मोटरवे भी बन जाएगी और उसके बाद सियालकोट से लेकर कराची तक आप सफर जो है वो चंद घंटों में कर लेंगे। और हमें भी ये अंदाजा था कि जैसे ही मियाँ साहब दूसरी दफा हलफ उठाएंगे तो वो जो सियालकोट वाला मोटरवे है वो पिंडी से मिला देंगे, तो रस्ते में जेहलम, गुजरात, वजीराबाद जो जो आता जाएगा वो लोग भी ट्रेवल करेंगे इस पे। हमें ये था कि सी पैक कंप्लीट हो जाएगा और अरबों खरबों की जो इन्वेस्टमेंटें हैं वो आएंगी और पाकिस्तान आज खुशहाल होगा। हमें भी यही था कि अंदाजा था कि जैसे ही मियाँ साहब दूसरा हल्फ उठाएंगे, पाकिस्तान की रेलवे, पीआईए दुनिया की टॉप 3 अदारों में चले जाएंगे, क्योंकि तसलसल जमहूरियत में होगा और एक काम करने वाले इंसान को काम करने दिया जाएगा। उसकी रास्ते में रुकावट कौन बने? ये सुप्रीम कोर्ट के पनामा वाले जज 3 तो इस दुनिया में हैं, लेकिन अपने दफ्तर में नहीं बैठे हुए। अफसोस का मुकाम है कि एक आज भी दफ्तर में बैठा हुआ है, वो काला नाग है, वो शीश नाग है, जिसने डसा इस पूरे पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम को। वो पाकिस्तान जो 2028 में दुनिया की 18वीं बड़ी ताकत बनने जा रहा था, वो पाकिस्तान जिसकी लाइन में लगे हुए लोग थे जो आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उस पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले ज्यादा नहीं 2-4 किरदारों को अगर टांग दिया जाए, सजा दे दी जाए, तो मैं आप बड़े यकीन से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में और आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करेगा। देखें, इस वक्त बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को 5 साल लगे हैं सजा खत्म करवाने में और इंसाफ लेने में। और इंसाफ भी किस चीज से? जुर्म भी कौन सा था? क्या जुर्म कहीं पे साबित हुआ? उस वक्त वो वाजिद साहब जो थे वो उस वक्त ही कह दिया था कि हमें मियां साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन उस वक्त के ये जो शीश नाग बैठे हुए थे अदालत के अंदर, इन शीश नागों ने जो ये आप अदालत में केस लेके आ जाए, बाकी हम खुद देख लेंगे, कुछ भी नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला, फिर पहुंचो के कामा। अब दिल तो कर रहा है कि मैं इन पे एक गालू, लेकिन खैर छोड़ देते हैं। अपना ख्याल रखें, इजाजत है। क्या नवाज शरीफ साहब को अपने केसों से फारिग होकर इजाजुल हसन के खिलाफ बाकायदा रेफरेंस फाइल करना चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर दें। और इसके अलावा क्या ये दूसरे जज जो बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो खोसा हो, चाहे वो साकिब निसार हो, क्या इनके खिलाफ भी किसी फोरम पे जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर दें। सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक का पेज है, फॉलो करें। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को